शुरू करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपने लीगल वर्ड्स में अगला वर्ड्स देखेंगे। आज का हमारा पहला वर्ड है श्योरिटी। श्योरिटी मीन्स प्रतिभू। श्योरिटी को हिंदी में प्रतिभू कहते हैं, अंग्रेजी में कह सकते हैं आप वन हु गिव्स गारंटी। One who gives guarantee for fulfillment of others' promise or liability। प्रतिभू उस व्यक्ति को कहा जाता है जो वचन देता है, गारंटी का वचन देता है, गारंटी देता है, प्रतिभूति देता है। इसलिए कि दूसरा व्यक्ति अपने वचन का या अपने दायित्व का पालन करेगा, नहीं करेगा तो वह करेगा, उस दायित्व का भुगतान वो करेगा। कोई भी दायित्व जो एक दूसरे व्यक्ति का होता है, उस दायित्व को उसके द्वारा भुगतान न किए जाने पर, उसके द्वारा किसी प्रकार की विफलता किए जाने पर गारंटी देने वाला उस दायित्व को भुगतेगा, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए, गारंटी में आपने पढ़ा होगा, अगर ये गारंटर है बी ए से ऋण लेता है तो सी इस बात की गारंटी देता है कि बी नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो सी यहाँ पर क्या है? प्रतिभू है, सी गारंटर है, और ये इस बात की गारंटी देता है कि बी यदि अपने ऋण का या अपने दायित्व का भुगतान नहीं करेगा ए के प्रति तो सी करेगा। अर्थात ए जो कार्यवाही बी के विरुद्ध कर सकता है वही कार्यवाही वह सी के विरुद्ध भी कर सकता है, क्योंकि सी इस बात का गारंटर है, प्रतिभू है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को प्रतिभू या श्योरिटी कहा जाता है। अब आप इसका यूज कर सकते हैं The liability of surety is co-extensive with that of the principal debtor। जो मूल ऋणी होता है, अभी मैंने उदाहरण दिया था, जो ऋण ले रहा है उस व्यक्ति का जो दायित्व है, को एक्सटेंसिव शब्द है, धारा 128 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। ये धारा 128 की भाषा है। ये धारा 128 कहती है प्रतिभू का दायित्व समविस्तीर्ण होता है विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मूल ऋणी के दायित्व के बराबर। जो दायित्व मूल ऋणी का होता है, जिस चीज के लिए मूल ऋणी को दायित्व अधीन बनाया जा सकता है, उस सब के लिए दायित्व बन जाता है श्योरिटी का, धारा 128 के अनुसार। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, द श्योरिटी कैन लिमिट हिज liability while giving guarantee। श्योरिटी अपने दायित्व को, जब वो गारंटी दे रहा है, अपने दायित्व को सीमित कर सकता है। श्योरिटी कह सकता है कि मैं केवल इतने तक का जिम्मेदार हूं, इसके अलावा मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो
जो भी अगर वो लिमिट कर देता है वो उसका दायित्व तो वहीं तक सीमित होगा, उसके आगे के लिए उसको दायित्वाधीन नहीं बनाया जा सकता। अगला वर्ड है टीनेंट। टीनेंट का मतलब है भूधारी या किराएदार। किराएदार टीनेंट मतलब वह व्यक्ति जिसको मकान या खेत पट्टे पर या किराए पर दिया हुआ है, उसको टीनेंट कहते हैं। जो उस मकान या उस खेत के उपभोग के बदले मालिक को, लैंडलॉर्ड को कुछ रकम देता है, ऐसे व्यक्ति को टीनेंट कहते हैं, किराएदार कहते हैं। वन हु होल्ड्स हाउस, वन हु होल्ड्स हाउस और लैंड ऑन लीज, पट्टे पर जो भूमि या घर को धारण करता है, होल्ड मतलब उसका कब्जा रखता है, उसका उपभोग करता है, ऐसे व्यक्ति को किराएदार या टीनेंट कहते हैं। इसका आप ये वाक्य बनाएंगे, ए टीनेंट कैन बी एविक्टेड if he does not pay rent। दूसरा यूज बना सकते हैं, लैंडलॉर्ड फाइल ए सूट फॉर eviction of tenant, or eviction against tenant। किराएदार के विरुद्ध बेदखली, बेदखली मतलब खाली कराने का वाद लाया, वाद फाइल किया, वाद पत्र दायर किया। अगला शब्द है टेस्टेटर। टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब होता है जो टेस्टामेंट लिखता है, जो वसीयत लिखता है, जो बिल लिखता है, उस व्यक्ति को टेस्टेयर कहते हैं, वसीयत करता। वसीयत बनाने वाले को, वन हु मेक्स ए विल, जो व्यक्ति वसीयत बनाता है, अपनी संपत्ति का एक दस्तावेज ये बनाता है। वसीयत क्या होती है? वसीयत एक दस्तावेज होती है जिसमें कोई व्यक्ति उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति के डिस्पोजल के बारे में लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का ये किया जाए, इतना हिस्सा फला को दिया जाए, इतना हिस्सा फला को दिया जाए, घर इसको दे दिया जाए, मकान इसको दे दिया जाए, बैंक का पैसा इसको दे दिया जाए, गहने इसको दे दिए जाए। तो जो भी उसमें लिखेगा उसको क्या कहेंगे? वसीयत। अब वसीयत करके मरने वाले को, वसीयत का निर्माण करने वाले को टेस्टेटर कहते हैं। बिना वसीयत किए मरता है तो इंटेस्टेट कहते हैं, वसीयत करके मरता है तो वसीयत निर्माण करने वाले को टेस्टेटर कहते हैं। अब आप इसका यूज कर सकते हैं, द टेस्टेटर bequeathed his property, bequeathed his whole property। अब bequeathed मतलब
किसी व्यक्ति को दान देना, डिस्पोजल करना, किसी के फेवर में संपत्ति का डिस्पोजल करना, इसको बिक्विथ शब्द यूज होता है। वसीयतकर्ता ने अपनी सारी संपत्ति को बिक्विथ कर दिया, दान में दे दिया। टेस्टेटर अपॉइंटेड हिज फ्रेंड एज एग्जीक्यूटर ऑफ हिज विल। दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, टेस्टेटर appointed his friend as executor of his will। जब कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है, जरूरी नहीं है किसी को एग्जीक्यूटर नियुक्त करे, लेकिन कोई व्यक्ति वसीयत में कह सकता है कि मैं फला व्यक्ति को अपनी वसीयत का निष्पादक नियुक्त करता हूँ। निष्पादक को अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का क्या काम होता है? वसीयत में लिखे गए के अनुसार, वसीयत के अनुसार संपत्ति का डिस्पोजल करना। जो उसमें लिखा गया है, जिस प्रकार से संपत्ति को देना लिखा गया है कि फला व्यक्ति को इतना, फला व्यक्ति को इतना, उसके अनुसार उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर देना, अर्थात उनको दे देना, ये एग्जीक्यूटर का काम होता है। अब टेस्टेटर के जैसे ही एक शब्द है टेस्टाट्रिक्स। ये महिला के लिए यूज होता है, काम वही है, वसीयत करने वाली, वसीयत करने वाली महिला। आदमी है तो टेस्टेटर, महिला है तो टेस्टाट्रिक्स। ए फीमेल हु मेक्स हर विल। एक ऐसी महिला जो अपनी वसीयत लिखती है। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, द टेस्टाट्रिक्स मेड विल। सेंटेंस इसका भी होगा, वाक्य वैसे ही बनेगा, द टेस्टाट्रिक्स मेड हर विल एंड bequeathed her property to her brother। वो अपने भाई को सारी संपत्ति बिक्विथ कर गई। मतलब वसीयत करने वाली महिला ने क्या किया? मेड हर विल, अपनी वसीयत बनाई और अपने भाई को अपनी सारी संपत्ति सौंप गई। अगला शब्द है टाइटल। टाइटल, अब टाइटल मतलब हक भी होता है, मालिकाना हक, और टाइटल मतलब शीर्षक भी होता है। शीर्षक हक या मालिकाना हक के लिए अंग्रेजी है ए लीगल राइट टू दी ओनरशिप। या प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ये हक या मालिकाना हक। देखिए, हर संपत्ति का एक मालिकाना हक होता है। संपत्ति तो एक निर्जीव चीज होती है, संपत्ति नहीं बोलती कि मैं किसकी हूं, लेकिन उसका जो टाइटल होता है वो बताता है ये चीज किसकी है। घर है तो घर के दस्तावेज होते हैं, खेत है तो खेत के दस्तावेज होते हैं,
मोटरसाइकिल या कार है तो उसका जो रजिस्ट्री है, आरसी कहते हैं जिसको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो होता है। जिसके नाम गाड़ी के कागज है वो उसका मालिक है, तो वो गाड़ी के कागज जो है वो क्या है, वो टाइटल है। और जब वो गाड़ी किसी और को बेची जाएगी तो क्या ट्रांसफर होगा, टाइटल ट्रांसफर होगा। गाड़ी तो निर्जीव है, गाड़ी कोई भी चढ़े, गाड़ी मेरी हो सकता है मैंने किसी को दे रखी है चढ़ने के लिए, लेकिन जब तक गाड़ी मेरे नाम है तब तक टाइटल किसके पास है, गाड़ी का, मेरे पास है। घर में किसी को बेचूंगा तो क्या बेचूंगा, घर का टाइटल बेचूंगा। घर तो जहां है वहीं रहेगा, घर का टाइटल बिक जाएगा, मालिकाना हक बिकेगा। तो जो ट्रांसफर होता है दैट इज टाइटल। जमीन या अचल संपत्ति वहां की वहीं रहती है, टाइटल अंतरित होता है। और टाइटल ही जरूरी है ट्रांसफर में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आप देखेंगे, माल विक्रय अधिनियम में ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर होता है। माल कहीं भी रहे, जोखिम उसका होता है जो उसका ओनर होता है, अर्थात टाइटल जिसके पास होता है, नुकसान भी उसी का होगा। धारा 26 कहती है माल विक्रय अधिनियम की, रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी मीन्स टाइटल होता है, प्रॉपर्टी मीन्स मालिकाना हक होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हक या मालिकाना हक। शीर्षक का क्या मतलब है, शीर्षक मतलब किसी लेख 10 पेज का 20 पेज का लेख है और हमने उसका टाइटल केवल एक लिख दिया, जैसे कहानियों में होता है, कहानी का नाम होता है वो उसका टाइटल होता है। आर्टिकल होता है, आर्टिकल का एक टाइटल होता है। कई बार परीक्षाओं में पैसेज दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है और फिर कहते हैं मेक ए समरी ऑफ इट एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। इसका एक संक्षिप्त, आप इसको संक्षिप्त रूप दीजिए और इसका एक टाइटल लिखिए, एक शीर्षक दीजिए। तो अब उसको पूरे पैसेज को पढ़कर आप सोचेंगे कि क्या उचित टाइटल होगा। जैसे मान लो कोई लेख लिखा है और लेख में घमंड के बारे में बताया है कि घमंड करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, तो उसका टाइटल क्या होगा, घमंड के अवगुण, या घमंड के क्या कहेंगे, घमंड का बुरा प्रभाव, ठीक है, बैड इफेक्ट्स किसी भी चीज का। मान लो प्रजातंत्र के ऊपर है तो आप उसको लिख देंगे प्रजातंत्र का महत्व। महिला सशक्तिकरण के ऊपर है तो आप लिख देंगे महिला सशक्तिकरण। दहेज की बुराइयों के ऊपर है तो आप उसमें लिख देंगे दहेज एक अभिशाप। ये क्या है, उसका टाइटल है, शीर्षक है। तो इसको आप शीर्षक के लिए आप इसकी अंग्रेजी लिख सकते हैं ए नेम ऑफ फिल्म, किसी फिल्म का टाइटल हो सकता है, नेम ऑफ फिल्म, आर्टिकल, पोएम और ए बुक। किताब का भी शीर्षक होता है, किसी कविता का शीर्षक होता है, किसी लेख का शीर्षक होता है, किसी फिल्म का शीर्षक हो सकता है। जो भी जिस नाम से जाना जाता है वो उसका शीर्षक है। अब इनके यूज या सेंटेंस, सेलर सोल्ड द प्रॉपर्टी, सेलर, सेलर मतलब जो संपत्ति बेचता है, सोल्ड द प्रॉपर्टी एंड हैंडेड ओवर title deeds to the purchaser। आपके धारा 27 में आप पढ़ोगे एक मैक्सिम आता है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, और इसकी अंग्रेजी क्या कहती है, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट का मतलब क्या है, नो वन कैन पास ए बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति अपने से बेहतर मालिकाना हक का अंतरण नहीं कर सकता। वहां भी टाइटल आता है। अगर चोर चुराई हुई संपत्ति को बेचता है तो खरीदने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता उसका। वो चोर का जो टाइटल है उतना ही टाइटल मिलेगा। रास्ते में पड़ी हुई चीज कोई उठाता है तो उसका जो टाइटल है वो इतना ही है कि उसने रास्ते में पाया है। वो कभी अच्छे मालिक के विरुद्ध मालिकाना हक नहीं पा सकता।
वह एक, आप धारा 71 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, फाइंडर ऑफ गुड्स का दायित्व तो क्या होता है, एक डेली या उपनिहिति के तौर पर होता है। वह उस माल को संभाल कर रखे और किसी को नहीं दे, ये अधिकार तो है, कोई और नहीं ले सकता। लेकिन जो अच्छा मालिक है, जो वास्तविक मालिक है, जिसके पास टाइटल है उस चीज का, वह उससे उसको ले सकता है। He was given a passage। दूसरा सेंटेंस शीर्षक के बारे में है। He was given a passage to read। पढ़ने के लिए उसको एक पैसेज दिया गया। एंड was asked to give a title to it। परीक्षा में जैसे आता है, उसको एक पैसेज दिया गया। पैसेज मतलब एक पेज 2 पेज का एक लेख दे दिया गया कि भैया इसको पढ़ो और इसके लिए इसका टाइटल सुझाओ, क्या टाइटल होगा इसका, क्या टाइटल या क्या शीर्षक देंगे।